हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हो तो आप लोगों को एक्सोप्लैनेट हंट के ट्रांजिट मेथड के बारे में ज़रूर पता होगा। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूं कि एक्सोप्लैनेट हंट यानी कि दूसरे तारों के इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं उसके बारे में कैसे पता लगाएं। तो उसके एक मेथड का नाम है ट्रांजिट मेथड। नाम से ही थोड़ा पता लगता है, ट्रांजिट मतलब सामने से किसी चीज का निकलना। यानी कि अगर हमें किसी तारे के अराउंड अबाउट कोई ग्रह चक्कर काट रहा है, इस बात का पता लगाना हो तो हमें उस तारे की इंटेंसिटी में आने वाले डिप को मेजर करना होगा जब वह ग्रह उस तारे के सामने से निकलेगा। और फ्रेंड्स, अगर यही काम रेगुलर इंटरवल पर विद सेम इंटेंसिटी डिप में हो रहा हो तो हम वहां सर्टेन हो सकते हैं कि हाँ, उस तारे के चारों ओर एक ग्रह चक्कर काट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सन 2015 में मिले केपलर स्पेस मिशन के एक डाटा ने सबको हिलाकर रख दिया। फ्रेंड्स, सिग्नस कॉन्स्टलेशन में एक तारा है जिसे आज हम टेबी स्टार या बोयाजियान तारे के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, उसकी इंटेंसिटी में बड़े ही अनयूजुअल डिप्स देखे गए। वो एट मैक्सिमम 22% के डिप्स थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी तारे के चारों ओर चक्कर काटने वाला ग्रह जुपिटर के जितना है तो एट मैक्सिमम 1% का डिप होता है इंटेंसिटी में। वहां हमें 22% तक का डिप नजर आया स्टार की लाइट इंटेंसिटी में, और जो कि पीरियोडिक भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आखिर वहां टेबी स्टार पर चल क्या रहा है, इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। और सबसे ज्यादा रोचक एक्सप्लेनेशन यही थी जिसने पूरे साइंस या इनफैक्ट मैं कहूँ साइंस एंथुजियास्ट की जिज्ञासाओं को जगा दिया। फ्रेंड्स, क्या वहां पर डायसन स्फीयर है? आखिर ये डायसन स्फीयर है क्या? फ्रेंड्स, 1960 में अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन का एक कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम ह्यूमंस की एनर्जी रिक्वायरमेंट डे बाय डे एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जा रही है, जल्द ही हम पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं उनका उपयोग कर चुके होंगे। यानी कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बहुत जल्द बनने वाले हैं। अगर आपको टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन आज की प्रेजेंट सिनारियो में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के 0.7 स्केल को अचीव कर चुके हैं, और अगले 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन की अचीवमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब पृथ्वी के पूरे संसाधनों को हम उपयोग कर रहे होंगे। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, हम वे चीज़ें जिन्हें अमूमन अनकंट्रोलेबल माना जाता है वो सब मैनेज कर सकते हैं। मसलन मौसम को जब हम चाहें तब बारिश हो सकती है या बर्फ भी पड़ सकती है। खैर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस की एनर्जी रिक्वायरमेंट कभी भी किसी हॉल्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। ये बढ़ती ही रहेंगी। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, हमारी एनर्जी नीड्स रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। अब चूंकि पृथ्वी पर हम लगभग सभी संसाधनों का उपयोग कर चुके होंगे, तो अब फर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्रेंड्स, हमें जाना होगा स्पेस में, और हमारे नज़दीक सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत हमारा सूर्य है। उसकी एनर्जी को हार्नेस करने के तरीकों को हमें ढूंढना होगा। और फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, वे हैं सोलर पैनल्स। आगे जाकर हमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के और नए तरीके ढूंढने होंगे। और फ्रेंड्स, डायसन स्फीयर ही वो ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होने वाला है जिसकी मदद से हम सूरज की सारी ऊर्जा को हार्नेस कर पाएंगे। और उसके लिए हमें पृथ्वी की कक्षा के बाहर एक होलोस्फीयर बनाना होगा जो कि सूर्य की सारी ऊर्जा को कैप्चर कर सके और वापस पृथ्वी या फिर जहां कहीं भी इंसान रहते हो वहां ट्रांसफर कर सके, जैसे कि मार्स पर इंसानी बस्ती बसने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर कभी ह्यूमैनिटी ऐसा कर पाई तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, और ऐसा करने में ह्यूमैनिटी को कम से कम 1000 साल का समय लगना है, जो कि मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा समय नहीं होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या डायसन स्फीयर बनाना इतना आसान है? अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो नहीं। क्यों? क्योंकि डायसन स्फीयर फ्री फ्लोटिंग होगा। किसी तरह की ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस उस डायसन स्फीयर को डिस्टर्ब कर सकती है, जो फाइनली क्या होगा, सारा डायसन स्फीयर कोलैप्स करके सूर्य में ही समा जाएगा। या फिर जस्ट इमेजिन कि डायसन स्फीयर हमने बना तो लिया, लेकिन सौरमंडल में बाहर से कॉमेट आया जिसने सारे डायसन स्फीयर को तोड़ कर रख दिया।
तो ये चीज़ तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक वे में, और दूसरे वे में जिसमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है कि इतना रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी से 55 करोड़ गुना ज़्यादा सरफेस एरिया हमें चाहिए होगा, तो इतना रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? अगर हम सारे सोलर सिस्टम को डिसमेंटल कर दें और डायसन स्फीयर बनाने में लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर चौड़ा डायसन स्फीयर बनाएंगे, जो इतना मजबूत होगा ही नहीं जो अपने आप को सस्टेन कर सके। फिर वही वो इम्प्लोड होगा और सारा दोबारा से सूर्य में समा जाएगा। तो डायसन स्फीयर तो फ्रेंड्स नहीं बना सकते। लेकिन खुद फ्रीमैन डायसन ने ही कहा था कि डायसन स्फीयर बनाना फिजिबल नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स और बहुत तरीके हैं डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर बनाने के। जरूरी थोड़ी ना है कि पूरे के पूरे सूर्य को हम एक होलोस्फीयर में घेर दें। ज्यादा फिजिबल मेथड है डायसन स्वार्म बनाना। स्वार्म मतलब झुंड, ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट जो रिंग की फॉर्म में पूरे सूर्य को घेर कर रखेंगे। जितनी एनर्जी उन्हें मिलेगी उसे वे हार्नेस करेंगे और वापस डायरेक्ट करेंगे उन ग्रहों पर या उन मून्स पर जहां पर जरूरत होगी, इंसान जहां रहते हो। और ऐसा करना इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि ऑलरेडी पृथ्वी पर हम ये काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हर कुछ समय में एक रॉकेट पृथ्वी की किसी न किसी कक्षा में जाकर स्थापित होता है जो आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो इसी तरह से हमें बस करना क्या है, सूर्य के अराउंड अबाउट कोई ऑर्बिट डिसाइड करना है और वहां पर हमें ऐसे सैटेलाइट्स छोड़ने हैं जो कि सन एनर्जी को कैप्चर कर सके और वापस पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट कर सके। तो इसका मतलब डायसन स्वान या डायसन रिंग, डायसन क्लाउड, आप जो भी कहें, इस तरह के मेगा स्ट्रक्चर्स तो बनाए जा सकते हैं, जिसे कि ह्यूमैनिटी को बनाने में काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन उस टेबी स्टार का क्या हुआ फ्रेंड्स, जिस पर मैंने ये सारी कहानी शुरू की है? फ्रेंड्स उस टेबी स्टार ने ही डायसन स्फीयर के कंसेप्ट को ज़्यादा सुर्खियों में दोबारा ला दिया, क्योंकि वहाँ जो अनयूजुअल दिख रहा था उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? क्या वो नेचर की वजह से है या फिर वो एलियन मेड है? फ्रेंड्स उनका एलियन मेड होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां से किसी तरह का कोई रेडियो एलियन सिग्नल हमें नहीं मिलता। तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है? फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। माइट भी हो सकता है वहां कोई दो ग्रह आपस में टकरा गए हो, जिनके बाद उनका डिब्रीज का क्लाउड इतना बड़ा हो जो कि लगभग 20% ऑफ दैट स्टार को कवर कर सके, जो कि अनपीरियोडिक भी होगा। माइट भी हो सकता है कि इसी तरह का कोई कॉमेट उस तारे के आगे से निकल रहा हो, जैसा कि और तारों में भी देखा जाता है, लेकिन टेबी स्टार में वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स जो भी हो, एलियन सिग्नेचर ढूंढने का ये एक और मेथड हमें मिल चुका है। यानी कि अगर किसी तारे में इंटेंसिटी वाइज कुछ अनयूजुअल डिप्स हैं, तो वहां पर हम एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नेचर को ढूंढने की उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स में मुझे सजेशन चाहिए कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।